ये घटना आसाम की है। आसाम में एक ज़िला है नैगांव। यहाँ पर एक लोकेलिटी गोरगांव। इसी गोरगांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के मुखिया का नाम धानुघर सरकार होता है। धानुघर सरकार के परिवार में उनकी पत्नी सरोधरी और उनकी 2 बच्चियां होती हैं। 2 बेटी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम जयस्मृति होता है और छोटी बेटी का नाम अखी होता है। इनका एक बेटा भी होता है। ये पूरा परिवार काफ़ी खुश था। खुशी का माहौल पूरे घर में था और उसके पीछे की जो वजह थी, जो कारण था, वो ये कि इस परिवार की जो बड़ी बेटी है जयस्मृति, उसकी शादी तय हो चुकी थी। शादी की तारीख करीब आ रही थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। एक एक कर शादी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सामान होते हैं, उसकी खरीदारी करना शुरू कर देता है। पूरा परिवार काफ़ी खुशी के माहौल में था। इस बीच जो घर का बेटा होता है, वो शहर जाता है और शहर जाकर अपनी बहन की शादी के लिए जितने भी सामान की ज़रूरत होती है, उसकी खरीदारी करता है। और जो छोटी बेटी होती है आखी, वो लोकल मार्केट में जाती है। वहाँ पर वो जाकर अपनी बहन की शादी में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीदारी करती है। ये तारीख थी 22 नवंबर 2024 की। ये तारीख एक ऐसी तारीख थी जब इस परिवार के लिए पूरा खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो जाता है। होता यह है कि इस परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आसपास के लोगों को जैसे ही ये खबर लगती, वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम भागते हुए उस गांव में पहुंचती है। इस बीच जो परिवार का बेटा था, वो शहर में था और जो छोटी बेटी थी, वो लोकल मार्केट में थी। इन लोगों को अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई थी। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि आंगन में 3 लाश पड़ी हुई है, जिसमें एक लाश शुरुआत में देखने के बाद आसपास के लोगों ने निशानदेही की कि ये लाश इस परिवार के मुखिया धानुघर सरकार की है। जब पुलिस दूसरी लाश की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि ये दूसरी लाश धानुघर सरकार की पत्नी सरोधरी की है। तीसरी लाश उनकी बेटी जयस्मृति की है। लेकिन जब पुलिस और अंदर जाती है तो देखती है कि एक और लाश इस घर में पड़ी हुई है और ये लाश एक अनजान लाश है, जिसके बारे में गांव के किसी भी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को दिखाया गया, पहचान कराई गई, लेकिन कोई भी पहचान नहीं सका। जिसके बाद परिवार के लोगों की जानकारी पुलिस इकट्ठा करना शुरू करती है। पूछती है कि घर के बाकी के लोग कहाँ पर। तो पता ये चलता है कि एक बेटा है जो शहर गया है और एक बेटी जो लोकल मार्केट गई है। दोनों से कॉल पे बात की जाती है। कॉल पे बात करने के दौरान पुलिस उससे बातचीत करती है और उसको जानकारी देती है। जैसे ही उसे ये पता चलता है, वो फ़ौरन एक इनपुट देता है पुलिस को, और वो इनपुट ये था कि पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई थी। मुझे शक है कि उसी ने मेरे परिवार के लोगों की हत्या की है। पुलिस उसकी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उसका नाम अनुपम है। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, पुलिस फ़ौरन अनुपम की जानकारी निकालने में लग जाती है। पुलिस की एक टीम अनुपम की जानकारी निकाल रही और दूसरी टीम इस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस बीच आसपास के लोगों से तमाम तरह की पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान परिवार का जो बेटा था, वो भी वहां पहुंच जाता है। पुलिस जब उसे चौथी बॉडी दिखाई जाती है, उसकी शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है, तो जो बेटा होता है वो उस लाश को पहचान जाता है। असल में वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति की थी जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले धानुघर सरकार के परिवार ने कंप्लेन दर्ज कराई थी। और इसके पीछे का कारण ये था कि असल में अनुपम जयस्मृति का बॉयफ्रेंड था। जैसे ही अनुपम को ये पता चलता है कि जयस्मृति के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करा रहे हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो जयस्मृति के घर आता है। जयस्मृति से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है कि वो किसी और से शादी ना करे, वो उसी से शादी करे। लेकिन जयस्मृति की भी इसमें रजामंदी नहीं होती, वो शादी से इनकार कर देती है। वो उसके बाद फिर परिवार के लोगों से मिलता है, जो माता होती हैं उनसे मुलाकात करता है। पिता धानुघर सरकार से मुलाकात करता है, उनसे मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता है। लेकिन पूरा परिवार एक एक कर इस रिश्ते को इनकार कर देता है। जिसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है, जिस कदम को उठाने के बाद परिवार के लोग उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। और वो कदम ये था कि असल में जब यहाँ से वो खाली हाथ लौटता है, तो वो जयस्मृति की जितने भी उसके साथ प्राइवेट फ़ोटोज़ थे,
वो सारे फोटोज़ को उसके ससुराल जहाँ उसकी शादी होने वाली थी उनके परिवार के लोगों को दिखाने चला जाता है। वो जयस्मृति के मंगेतर को वो सारी तस्वीरें दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि जयस्मृति का जो मंगेतर था, इसके बावजूद वो जयस्मृति से शादी करने के लिए तैयार रहता है, वो शादी से इनकार नहीं करता है। लेकिन अब पुलिस को ये लग रहा था कि अगर उसने वहाँ पर वो तस्वीर दिखाई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों का दुश्मन उसने इन दोनों का कत्ल किया हो। पुलिस अपनी तरफ से सारी तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच पुलिस घर के लोगों से पूछताछ करती, जो धानुगर सरकार है उनके बेटे से पूछताछ करती। बेटे का एक मामला ये था, बेटा जो थ्योरी दे रहा था वो ये कि जो अनुपम है वो इस घर में दाखिल हुआ होगा और उसने मेरे परिवार के 3 लोगों की हत्या की होगी और उसके बाद वो खुद सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन इसके उलट जो अनुपम के परिवार के लोग थे वो धानुगर सरकार के परिवार के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने मेरे बेटे की हत्या की और हत्या करने के बाद ये तीनों खुद को जान से मार लिए, यानी ये तीनों मेरे बेटे की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज थी और कंफ्यूज होने की वजह ये थी कि असल में 4 कत्ल तो हुए थे, लेकिन 4 कत्ल जिस हथियार से हुए वो हथियार मौके वारदात पे मिले ही नहीं थे, वो हथियार वहाँ से गायब थे। तो पुलिस को ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी कि अगर इनमें से दोनों पक्ष में से कोई भी अगर किसी का कत्ल करता है और उसके बाद खुद सुसाइड करता है तो उसमें हथियार छिपाने के बाद वो सुसाइड नहीं करेगा, और ख़ास तौर से तब जब चारों हत्या एक ही हथियार से की गई। पुलिस इस दौरान और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से, गांव के लोगों से पता करने की कोशिश करती है कि क्या किसी की इस परिवार के साथ कोई दुश्मनी, कोई विवाद, कोई ऐसा मामला हो तो इस कत्ल को सुलझाने में उनको मदद मिल सकती है। लेकिन पूरे गांव के लोग एक तरफा ये डिक्लेयर करते हैं कि इस परिवार के साथ किसी के साथ कोई भी विवाद, कोई भी दुश्मनी का मामला था ही नहीं। अब पुलिस और कंफ्यूज होती है कि आखिर अगर इस परिवार के साथ किसी का कोई मामला नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इस परिवार के लोगों की हत्या किसने की। और इसके साथ एक और मामला ये था कि जो अनुपम है उसकी हत्या क्यों की गई। अनुपम की अगर हत्या की गई है तो ये समझ में आता है कि हो सकता है कि ये परिवार के लोग किए हों, लेकिन यहाँ पर कत्ल का हथियार वहाँ से बरामद ही नहीं हो रहा है। बेटे के ऊपर शक गया, बेटे की भी कुंडली खंगाली जाती है, लेकिन बेटे की भी मौजूदगी वाकई में शहर में पाई जाती है। बेटी जो थी छोटी वाली उसकी कुंडली खंगाली जाती है, तो उसका भी मामला कुछ इसी तरीके से सामने आता है। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी, लेकिन पुलिस इस बीच अपने एक मुखबिर को उस गांव में लगाती है और खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करती है। मुखबिर के जरिए वो एक एक लोग की जानकारी, पहरेदारी करवाती है। इसी बीच पुलिस की टीम को एक इनपुट मिलती है मुखबिर के द्वारा। वो ये इनपुट थी कि असल में इस पूरे गांव में एक व्यक्ति है जो उसी दिन के आसपास से गायब है। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस उसकी जानकारी निकालती है, तो पता ये चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि धानुगर सरकार जो उनका एक भतीजा है जिसका नाम अमल सरकार है, वो उसी के आसपास से गायब है। पुलिस अब उस परिवार की कुंडली निकालती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस परिवार के साथ इसका कोई विवाद हो या अमल सरकार के साथ कोई इस तरीके का कोई विवाद हो। लेकिन पुलिस जब सारी जानकारी इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि ना तो इस परिवार के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी और ना ही अमल सरकार के साथ कोई ऐसा मामला था या कोई ऐसा रिलेशनशिप का मामला या कोई दुश्मनी का मामला या जायदाद वगैरह का कोई मामला, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस यहाँ से भी खाली हाथ लौटती है, लेकिन पुलिस एक फैसला करती है कि वो अमल सरकार को गिरफ्तार करेगी, उसे ढूंढेगी और उसके बाद उससे पूछताछ करेगी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब अमल सरकार का लोकेशन पुलिस की टीम को मिलता है तो वो उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने लाकर उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में अमल सरकार एक एक कर पुलिस के सारे सवालों का जवाब देता है। पुलिस को उसके ऊपर शक तो हो रहा था, लेकिन कोई प्रॉपर सबूत नहीं था और ना ही कोई मोटिव ऑफ मर्डर नज़र आ रहा था। पुलिस उसे छोड़ देती है और अब आगे की जानकारी इकट्ठा करने में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले अमल सरकार का जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकालती है। सीडीआर निकालने के बाद उसके लोकेशन को चेक करती है। लोकेशन चेक करने के दौरान पुलिस जब ये देखती है कि जिस वक्त ये सारी हत्याएं हुई थी उस वक्त अमल सरकार कहाँ पर था, उसका लोकेशन कहाँ पर था, तो पुलिस की टीम को ये पता चलता है कि जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त अमल सरकार का लोकेशन
उसी घर में था और साथ ही उस घर से निकलने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को अब दोबारा से अमल सरकार पर एक कॉन्फिडेंस हो गया था। ये यकीनी हो चुका था पुलिस को कि शायद इस कत्ल में इस अमल सरकार का कुछ लेना देना तो ज़रूर है। पुलिस दोबारा से अमल सरकार को गिरफ्तार करती और अब इस बार काफ़ी सख्ती से और अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती, तो जाकर अमल सरकार इसकी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो ये कहता है कि हाँ, इस हत्या के मामले में उसका कुछ लेना देना तो है, लेकिन सिर्फ लेना देना है। इस पूरी हत्या में उसका कोई मेन कारण नहीं नज़र आ रहा था। पुलिस जब पूरी कहानी सुनती है तो कहानी ऐसी होती है जो इस पूरे क्राइम के मामले को, इस हत्या के मामले को पलट कर रख देती है। एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है जिससे पूरे गांव के साथ साथ पुलिस की खुद की टीम भी शॉक्ड हो जाती है। और वो कहानी ये थी कि असल में अमल सरकार उस रात अपने घर में था और उसी रात के बीच उसे चीख की आवाज़ आती है। कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ जब वो सुनता है तो वो बाहर निकलता है और ये देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। तो उसे ये महसूस होता है कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके चचा के घर से आ रही। वो भागते हुए अपने चचा दानू घर सरकार के घर में जाता है और जैसे ही अमल सरकार उस घर में भागते हुए जाता है अपने चचा के घर में, तो देखता है कि उसके सामने उसके चचा धानुगर सरकार और उसकी चाची की लाश पड़ी हुई है और इसी के साथ सामने अनुपम, उसकी जो चचेरी बहन है जय स्मृति, उसको कत्ल कर रहा है। वो जैसे ही ये देखता है उसे बचाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर झपटा मारता है। इस बीच अनुपम ने अमल सरकार के ऊपर भी हमला किया जिसके कारण उसके पैर में चोटें भी आई, लेकिन अमल सरकार उससे भिड़ जाता है और उसी का हथियार लेकर, उसी का चाकू लेकर उससे अपने सेल्फ डिफेंस में हत्या हो जाती है अनुपम की। यानी 3 लोगों की हत्या में अनुपम था और चौथी हत्या खुद अनुपम की अमल सरकार के हाथों हो जाती है। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो काफ़ी शॉक्ड होती है और वो अब अमल सरकार की कहानी को सबूत के तराजू में तौलना शुरू करती और जब वो सबूत को एक एक कर इस कहानी से मैच करती तो पुलिस को भी ये लगता है कि इस मामले में अमल सरकार सच बोल रहा है और ये हो सकता है कि 3 लोगों की हत्या अनुपम ने की और चौथी हत्या अमल सरकार के हाथों से हो गई है। इसके पीछे का कारण ये था कि असल में अमल सरकार की कोई भी दुश्मनी इस परिवार के साथ थी ही नहीं और ना तो अमल सरकार के परिवार के साथ जो धानुगर सरकार है उनके परिवार का कोई मामला, इस तरीके का कोई विवाद था। और जो अनुपम था, अनुपम का मामला इस परिवार के साथ था, अनुपम की दुश्मनी थी और उसके पीछे का जो कारण था वो यही कि जय स्मृति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो गुस्से में उसके घर में जाता है और एक एक कर 3 लोगों की हत्या करता है। जब वो चीखते हैं तो चीख की आवाज़ सुनकर अमल सरकार उसके घर में जाता है और वो उससे भिड़ जाता है। इस दौरान अमल सरकार के हाथों से अनुपम की हत्या हो जाती है। इस बीच जो अनुपम के घर वाले थे, अनुपम के घर वाले अपने बेटे की हत्या के मामले में धानुगर सरकार के परिवार के लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं, हत्या के मामले को दर्ज कराते हैं और जो धानुगर सरकार का बेटा था वो भी अनुपम के ऊपर अपने पिता और माँ और अपनी बहन की हत्या के मामले को दर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और निकल कर सामने आता है, कहानी कुछ और होती है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट ये होता है कि असल में 3 हत्या अनुपम ने की थी और चौथी हत्या अमल सरकार के हाथों अनुपम की हो जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।